की एनडीए सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के 3 दिन में ही सरकार के खिलाफ बगावत के संकेत मिल रहे हैं। बुधवार को आंध्र प्रदेश और ओडिशा में नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ और इस दौरान एनडीए की दरार खुलकर सामने आ गई। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण से नीतीश कुमार ने दूरी बना ली। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार केंद्र में 2 मंत्री पद मिलने से नाराज हैं। साथ ही मंत्रालयों को लेकर भी उनकी नाराजगी बनी हुई है और इसीलिए वो ना तो चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में गए और ना ही मोहन मांझी के शपथ ग्रहण समारोह में। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने को भी तैयार नहीं है, जिस कारण से उन्होंने इन कार्यक्रमों से दूरी बना ली है। इसके साथ ही एनसीपी चीफ अजित पवार भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। अजित पवार की नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं और इसका असर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में दिखाई दिया। वैसे चंद्रबाबू नायडू ने भी बीजेपी को सबक सिखा दिया है। बीजेपी ने 16 सांसदों वाली टीडीपी को केंद्र सरकार में सिर्फ 2 मंत्री पद दिए हैं, तो नायडू ने भी आंध्र प्रदेश में 8 विधायकों वाली बीजेपी को 1 ही मंत्री पद दिया है, जबकि बीजेपी की तरफ से 2 मंत्री पद मांगे गए थे। जिस तरह से बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, उससे मोदी सरकार ही संकट में दिखाई दे रही है। अगर टीडीपी और जेडीयू मोदी सरकार से अलग हो जाते हैं तो ये सरकार संसद के पहले ही सत्र में गिर जाएगी। सुबह चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी पहली बार केरल के दौरे पर हैं। राहुल ने जीत के बाद उत्तरी केरल में एक रोड शो किया। राहुल के रोड शो में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में यूडीएफ के कार्यकर्ता और समर्थक एकत्रित हुए, जिसके बाद उन्होंने मलप्पुरम और वायनाड में जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने वायनाड के सभी मतदाताओं को धन्यवाद दिया। इस दौरान राहुल ने कहा, वायनाड सीट छोड़ू या रायबरेली, ये मेरे लिए धर्म संकट है। मोदी की तरह मुझे भगवान से गाइडेंस नहीं मिल रहा है। मैं साधारण मनुष्य हूँ। वायनाड या रायबरेली का फैसला मुझे खुद ही करना होगा। मेरे लिए देश की गरीब जनता ही मेरी भगवान है। राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, केरल और उत्तर प्रदेश के लोगों ने पीएम मोदी को बताया है कि संविधान हमारी आवाज है और वो इसको छू नहीं सकते हैं। देश की जनता ने पीएम को बताया कि वो तानाशाही नहीं कर सकते हैं। जब चुनाव शुरू हुआ तो बीजेपी का समर्थन करने वाली मीडिया ने कहा कि बीजेपी को 400 सीटें मिलेंगी। प्रधानमंत्री 400 पार कह रहे थे। उनके सभी वरिष्ठ नेता 400 पार कह रहे थे। 1 महीने के बाद वो 300 पार कहने लगे। कुछ समय बाद 200 पार और सभी ने चुनाव का परिणाम देखा। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं था। इंडिया गठबंधन के खिलाफ पूरी मीडिया था। सीबीआई, ईडी और पूरा प्रशासन हमारे खिलाफ था। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के अनुकूल चुनाव की रूपरेखा तैयार की। तमाम प्रयासों के बाद भी प्रधानमंत्री वाराणसी में हार से बमुश्किल बच पाए। भाजपा अयोध्या तक में हार गई। अभी तक एनडीए के बिखरने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब आरएसएस ने इस पर मुहर भी लगा दी है। महाराष्ट्र में जहां शिंदे गुट की शिवसेना से लेकर एनसीपी अजित गुट तक बीजेपी से अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, तो वहीं आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में छपे लेख ने इस चिंगारी को हवा दे दिया है। पत्रिका में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में अजित गुट के साथ गठबंधन करके बीजेपी को नुकसान हुआ है। संघ के स्वयंसेवक रतन शारदा ने सवाल उठाते हुए लिखा कि जब बीजेपी और शिंदे गुट शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत है तो अजित का साथ क्यों लिया। संघ के इस बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है। कैबिनेट में मंत्री पद को लेकर अजित पवार पहले से ही नाराज हैं और इस नाराजगी के चलते उनकी पार्टी से कोई भी नेता पीएम के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुआ और अब संघ ने ये दूरियां और बढ़ा दी हैं। ऐसे में सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है कि इस पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है। क्या महाराष्ट्र में टूट जाएगा एनडीए? क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी बीजेपी के खिलाफ जमकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कैबिनेट में मंत्री पद को लेकर उनकी नाराजगी उनके बयानों में साफ साफ दिखाई दे रही है। महायुति गठबंधन के दोनों ही प्रमुख घटक दलों ने बीजेपी पर एनडीए के अन्य घटक दलों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। शिंदे ने चुनाव में बीजेपी को मिली हार पर कहा कि 400 पार के नारे से पार्टी को चुनाव में नुकसान हुआ, जिसका खामियाजा उन्हें महाराष्ट्र में भी भुगतना पड़ा। शिंदे ने पीएम मोदी के दिए नारे पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद अब एनडीए बड़े संकट में दिखाई दे रहा है। भले ही पीएम मोदी ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बना ली हो, लेकिन इस बार की सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है और सरकार में शामिल कोई भी बड़ी पार्टी एनडीए से अलग हुई तो ये सरकार कभी भी गिर सकती है। ऐसे में जहां अभी पीएम मोदी, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को लेकर डरे रहते हैं, तो वहीं अब पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को अलर्ट रहने की जरूरत है। दरअसल टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने बड़ा दावा किया है कि बीजेपी के 3 सांसद टीएमसी के संपर्क में हैं और लोकसभा में जल्द ही बीजेपी की ताकत घटकर 237 ही रह जाएगी, जबकि इंडिया गठबंधन के सांसदों की संख्या बढ़कर 240 हो जाएगी।
ऐसे में एनडीए की सरकार एक और संकट में फंसती हुई दिख रही है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटें 18 से घटकर 12 रह गई हैं, जबकि टीएमसी की सीटों की संख्या 22 से बढ़कर 29 हो गई है। बताते चले कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को 240 सीटों पर ही जीत मिली है। फिलहाल टीडीपी और जेडीयू जैसे कई दलों के साथ मिलकर केंद्र में गठबंधन की सरकार चल। पिछले 10 साल से भारत की सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार के घमंड को 2024 के लोकसभा चुनावों में अयोध्या की जनता ने ही तोड़ दिया। ये कहना है एनसीपी नेता शरद पवार का। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी ने पिछली बार 300 से अधिक सीटें जीती थी, पर इस बार उन्हें 240 सीट ही मिली है और इस बार बीजेपी को बहुमत भी नहीं मिल पाया। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका तो उत्तर प्रदेश से लगा है। वहाँ के लोगों ने चुनाव में अलग फैसला किया है। इसी के साथ पवार ने आगे कहा कि मुझे उम्मीद थी कि इस बार राम मंदिर एक बड़ा चुनावी एजेंडा होगा, सत्तारूढ़ दल को अधिक वोट मिलेंगे, लेकिन हमारे देश के लोग काफी समझदार हैं। उन्हें लगा कि मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, तो उन्होंने पार्टी को सबक सिखा दिया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार और 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को सपा के अवधेश प्रसाद ने 54,567 वोटों से मात दी। शरद पवार यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने मंदिर के नाम पर वोट मांगा, हम इससे डरे हुए थे, लेकिन अयोध्या के लोगों ने दिखा दिया कि मंदिर की राजनीति को कैसे ठीक किया जाता है। पिछले 10 साल में सत्ताधारी लोगों को घमंड हो गया था, लेकिन अयोध्या के लोगों ने उन्हें वापस जमीन पर ला दिया। बता दें कि इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश से तगड़ा झटका लगा है। यूपी के 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को केवल 33 सीट ही मिली है, जबकि 2014 में अकेले बीजेपी 71 व 2019 में 62 सीट जीत कर आई थी, जो दिखा रहा है कि इस बार यूपी की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 18वीं लोकसभा के विशेष सत्र की तारीख को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोकसभा का विशेष सत्र 24 जून से शुरू होगा। सत्र के दौरान पहले के 2 दिन यानी 24 और 25 जून को नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण होने की उम्मीद है। शपथ ग्रहण के बाद सभी सांसद लोकसभा के अध्यक्ष का चयन करेंगे। 26 जून को लोकसभा में स्पीकर का चुनाव होना है और इस चुनाव में यह साफ हो जाएगा कि मोदी सरकार कितनी मजबूत है। आपको बता दें कि 27 जून से राज्यसभा का सत्र शुरू होना है और 27 जून को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति नई सरकार के 5 साल के रोडमैप की रूपरेखा पेश करेंगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों का सत्र 3 जुलाई तक चलेंगे। देखा जाए तो सदन में इस बार विपक्ष पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत नजर आने वाला है। ऐसे में सदन की कार्यवाही के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष द्वारा मोदी सरकार को घेरे जाने की पूरी उम्मीद है।